जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें किसी भी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से रेशियो थ्रू आउट द सीक्वेंस कांस्टेंट आता है। अब बना लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होगा बेटा, आर के वैल्यू कितनी लेंगे अपन, -2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बच्चों, 10th क्लास में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रखा है। अगर आपको याद ना हो तो थोड़ा याद दिला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए 1 3 5 7 9 ऐसे करके हमको कोई सीक्वेंस दे रखा हो। इस सीक्वेंस को हमने क्या बोला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि इस सीक्वेंस में हमें हर नंबर लाने के लिए पिछले वाले नंबर में हमने कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी को ऐड किया है। अगर हम 2 ऐड करते जाएं तो हमें इसके अगले टर्म्स मिलते जाएंगे, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया था, ये किसकी डेफिनेशन थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। बच्चों, क्या होगा अगर हम एडिशन करने के बजाय किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने लग जाएं? तो बच्चों, तब जो प्रोग्रेशन बनेगा उसको ही हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं 1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2, फिर से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे बनने वाला ये जो सीक्वेंस है, इस प्रोग्रेशन को हमने क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आइए समझते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। और बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें हम आज सीखेंगे कैसे हमें बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद से भी हम जेई के कई सवालों को हैंडल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें किसी भी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से रेशियो थ्रू आउट द सीक्वेंस कांस्टेंट आता है, और वो जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है उसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। इसको आप एपी से लिंक करके पढ़ सकते हो। एपी में जिस नंबर को हम बार बार ऐड करते थे, जिससे हमारा पूरा प्रोग्रेशन तैयार होता था, उसको हम क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस। वैसे ही जीपी बनाने के लिए हमने क्या करा, हमने फर्स्ट टर्म लिखा, उस फर्स्ट टर्म में हमने एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चालू करा, तो जो सीक्वेंस बना उसमें होगा क्या। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिख रहे हैं 1 2 4 8 16 32, इसमें अगर मैं किन्हीं 2 लगातार टर्म्स को उठाऊं, जैसे कि ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है A1, ये है A2, ये है A3, ये है फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म, और यह सिक्स्थ टर्म। अगर आप कोई भी टर्म उठाओ इसका बेटा और उसका प्रीसीडिंग टर्म के साथ रेशियो लो, तो यहाँ पे 2/1 विल बी इक्वल टू 4/2, विल बी इक्वल टू 8/4, विल बी इक्वल टू 16/8 एंड सो ऑन। ये हमेशा कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं? और ये उसी नंबर के बराबर आएगा जिस नंबर से हमने बार बार क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो किसी भी टर्म का प्रीसीडिंग टर्म के साथ रेशियो अगर थ्रू आउट द सीक्वेंस कांस्टेंट आ जाए तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब ये जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है, जो इस बार 2 आ रहा है, ये वो नंबर होता है जिससे हमने इस सीक्वेंस को क्रिएट करा मल्टीप्लाई कर करके। इस नंबर को बच्चों हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन रेशियो। क्लियर है यहाँ तक की बात? समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो जीपी की कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि अगर मैं ऐसे लिखूं an, यानी कि कोई भी टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा बेटा, n-1, ये हमेशा किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, जिसका एक सिंबल होता है, क्या होता है, r। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब अगर मुझे एक जीपी, जनरल जीपी लिखना हो कि जनरली एक जीपी कैसी दिखाई देगी, तो आप याद करो एपी कैसे दिखाई देती थी जनरली, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस रेडी एंड सो ऑन। वैसे ही एक जीपी हमें किस तरह से दिखाई देगी बेटा, जीपी हमें दिखाई देगी, फर्स्ट टर्म को अगर हम मान ले a, तो अब हमें क्या करना है, हमें कॉमन रेशियो से इसमें करना है मल्टीप्लाई। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, a इंटू आर, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a इंटू आर स्क्वायर, फिर आ जाएगा a इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है यहाँ तक की बात? चलिए, अब बच्चों इस पे सवाल पहला ये उठता है कि मान लीजिए मेरे पास एक जीपी है, उस जीपी में मेरे से किसी ने पूछा कि बताओ 100th टर्म क्या होगा। तो आप खुद सोचिए, क्या मैं 1 से लेके 100 तक अपने मैनुअली टर्म्स को लिखूंगा? नहीं, मुझे 100 टर्म बताने के लिए कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे मैं डायरेक्टली उसकी वैल्यू बता सकूं। ऐसे फॉर्मूले हमारे पास एपी में अवेलेबल है,
जो कि जनरल टर्म ऑफ एएपी कहलाता था, जिसको हम कहते थे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि जो भी मुझे टर्म निकालना हो मैं इस फॉर्मूले में उसको पुट करके उसकी वैल्यू निकाल सकता था। वैसे ही क्या मेरे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी कोई फॉर्मूला है? तो हाँ है। तो हम अब क्या सीखेंगे कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए आर टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पे बच्चों ए का मतलब क्या है? ये ए एन क्या है? ये है nth टर्म। ए का मतलब क्या है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म। और ऑब्वियसली आर का मतलब क्या है? कॉमन रेशियो। ठीक है बेटा। अब मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर आर टू द पावर एन माइनस वन क्यों आया है? उसका जवाब भी बड़ा आसान है। ऐसे समझो बेटा, फर्स्ट टर्म ए होता था, फिर ए आर आता था, क्योंकि हमने आर से मल्टीप्लाई करना चालू किए हैं, फिर ए आर स्क्वायर आएगा, फिर ए आर क्यूब आएगा, ऐसे चलते जाएंगे। अब आप खुद बताइए, फर्स्ट टर्म में आर तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने आर से मल्टीप्लाई करना ही चालू नहीं करा है। सेकेंड टर्म में आर की पावर कितनी है? 1। थर्ड टर्म में आर की पावर कितनी है? 2। फोर्थ टर्म में आर की पावर कितनी है? 3। तो जो nth टर्म होगा उसमें आर की पावर कितनी होगी? उससे एक कम, यानी कि n माइनस वन। यानी कि जीपी में मुझे जो भी टर्म निकालना होता है आर के ऊपर पावर में उससे एक कम वैल्यू रहेगी। यानी कि अगर कभी मुझे नाइन्थ टर्म निकालना होगा तो उसे मैं कैसे लिखूंगा? नाइन्थ टर्म के लिए मुझे लिखना होगा फर्स्ट टर्म इंटू आर टू द पावर 9 माइनस वन, यानी कि ए आर टू द पावर 8। तो इसकी हमें प्रैक्टिस इतनी अच्छे से करनी है कि हमें बार बार ये माइनस वन लिखने की जरूरत ही ना पड़े। हम ऐसे ही बता सकते हैं कि अगर हमें जो भी टर्म निकालना है उस टर्म को निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आर की पावर में उस टर्म से एक कम। ठीक है, ऐसे समझिए। कल को अगर मैं आपसे बोलूं ए एन प्लस टू, इस टर्म की वैल्यू बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के हम लिखेंगे ए आर टू द पावर, हमें कौन सा टर्म निकालना है? n प्लस टू टर्म, तो पावर में क्या लिख देंगे? n प्लस वन, उससे एक कम। ऐसे हम फटाफट से टर्म को लिख सकते हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला तो देख लिया है, अब चलिए फटाफट से इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन की मदद से। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? आइए पढ़ते हैं। फाइंड द नाइन्थ टर्म एंड द जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1/4 -1/2 1 -2 एंड सो ऑन। चलिए बेटा, अब इस सीक्वेंस में सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म लिखवा दीजिए। फर्स्ट टर्म कितना बेटा? 1/4। कॉमन रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? किसी भी टर्म में उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड लगाना होता है। तो आप कॉमन रेशियो कैसे भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो T2/T1 से निकाल सकते हो, T3/T2 से निकाल सकते हो, जैसे भी। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो में क्या लिखूंगा? T2/T1, जो कि कितना हो जाएगा बेटा? माइनस के 1/2/1/4, जो कि हो जाएगा -2। यानी कि इस सीक्वेंस में -2 से बार बार हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। चलिए अब हमें निकालना बेटा नाइन्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म यानी कि A9 या फिर T9 क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट टर्म इंटू आर टू द पावर 9 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू -2 का पावर 8। अब -2 का पावर 8 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 256। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 64। यानी कि इस सीक्वेंस का नाइन्थ टर्म क्या होगा बेटा? 64 होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब वो आगे क्या कहता है? जनरल टर्म का फॉर्मूला भी बना दीजिए। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा बेटा इसका? जनरल टर्म होता है ए एन इक्वल्स ए आर टू द पावर n माइनस वन। तो 1/4 इंटू आर का पावर n माइनस वन। अब बेटा -2 को अपन क्या लिख सकते हैं? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो -2 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 इंटू, और 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 4 को भी हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 टू द पावर n माइनस वन इंटू 2 टू द पावर n माइनस वन। तो ये पावर ऊपर जाके 2 के पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 टू द पावर n माइनस वन इंटू 2 का पावर n माइनस 3 आ जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला आ गया। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। चलिए इसमें क्या पूछ रहा है सवाल में बेटा? विच टर्म ऑफ द जीपी 5, 10, 20, 40 एंड सो ऑन इज 5120। अभी उसने टर्म कैलकुलेशन नहीं करवाया, अभी वो क्या कह रहा है कि इस जीपी का कौन सा टर्म 5120 होगा। तो मान लेते हैं हम, तो हमने अज्यूम कर लिया लेट nth टर्म इज 5120। तो बेटा ए एन को हम किसके बराबर ले रहे हैं? 5120। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फर्स्ट टर्म जो कि है 5 इंटू आर। आर कितना बेटा इसमें? देखिए 5 इंटू 2, 10 इंटू 2, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर की वैल्यू है 2 की पावर n माइनस वन बराबर 5120। 5 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है,
तो 2 की पावर n-1 बराबर 1024 क्या होता है 2 की पावर 10। तो कंपैरिजन से n-1 10 के बराबर आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। यानी कि इस जीपी का 11th टर्म क्या होगा 5120 होगा। बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी पहले उसको अपन लिखेंगे, फिर देखते हैं उस इंफॉर्मेशन से हम कैसे आगे बढ़ पाते हैं। क्या बोला बेटा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक जीपी है जिसके पहले दो टर्म्स का सम तो -4 है। तो जीपी के पहले दो टर्म्स क्या हो जाएंगे? चलिए हम जीपी को ही अज्यूम कर लेते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरह से तो जीपी बनेगी, है कि नहीं? तो उसने क्या बोला बेटा, क्या गिवन है हमें ये गिवन है कि पहले दो टर्म्स का सम a प्लस ए आर ये -4 है, a कॉमन निकाल के 1 प्लस आर -4 है। एक इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है, ये आगे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब अगली इंफॉर्मेशन क्या दी है बेटा उसने? अगली इंफॉर्मेशन उसने हमको ये दी है, फिफ्थ टर्म जो है ना वो थर्ड टर्म का 4 टाइम्स है। फिफ्थ टर्म जो है वो थर्ड टर्म का 4 टाइम्स है। तो फिफ्थ टर्म को हम क्या लिखेंगे? ए आर टू द पावर 4, और थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे? थर्ड टर्म को हम लिखेंगे ए आर स्क्वायर। ठीक है, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर से आर पावर 4 को कैंसिल आउट करके आर स्क्वायर आ जाएगा 4। तो आर की दो पॉसिबिलिटी आ रही है, +2 या फिर -2। तो आर की कितनी पॉसिबल वैल्यू आ रही है मेरे पास? 2 या -2, यानी कि मेरे पास दो पॉसिबल जीपी बन सकती है। अब केसेस बना लेते हैं। पहला केस क्या होगा बेटा? केस नंबर 1। केस नंबर 1 में बेटा आर की वैल्यू हम कितनी लेंगे? 2 लेंगे। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं तो आर की वैल्यू 2 रखने से a इंटू 1 + 2 बराबर -4 आएगा। तो यहां से बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी? -4/3। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बेटा फर्स्ट टर्म अगर आ चुका है, मुझे जीपी क्रिएट करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी जीपी क्या बन जाएगी बेटा? जीपी बन जाएगी -4/3, 2 का मल्टीप्लाई -8/3, फिर 2 का मल्टीप्लाई -16/3 एंड सो ऑन। ये बन गई जीपी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब बना लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होगा बेटा? आर की वैल्यू कितनी लेंगे अपन? -2। अगर आर -2 हो गया तो a इंटू 1 - 2 बराबर -4। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब अगर a की वैल्यू 4 है और r की वैल्यू -2 है, तो r से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो जीपी बन जाएगा। तो जीपी क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 -8 16 -32 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। बच्चों इस क्वेश्चन में एक ऑब्जर्वेशन है जो हमें समझना होगा कि बेटा जब कभी भी r की वैल्यू नेगेटिव होती है, किसी भी जीपी में अगर r की वैल्यू नेगेटिव है तो जीपी के जो टर्म्स होंगे वो अल्टरनेट प्लस माइनस वाले मिलेंगे। कभी कभार क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन ऐसे गिवन होती है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, हमारे पास r की 2 वैल्यू आ रही हैं, उसमें से एक वैल्यू हमको सिलेक्ट करनी होती है, एक रिजेक्ट करनी होती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के हमें समझ में आएगा कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, कौन सी छोड़नी है। अब इस क्वेश्चन में तो ऐसी कोई कंडीशन लगाई नहीं थी। मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता, उसमें ये लिखा होता कि कंसिडर अ जीपी कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट प्लस माइनस टर्म्स, तब हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे आंसर में जो आर की वैल्यू हम निकालेंगे वो कौन सी लेंगे? वो हमेशा लेंगे नेगेटिव वाली। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करिए बच्चों, देखते हैं कितने लोग इसके आंसर तक पहुंच पाते हैं। चलिए आई होप आपने एक बार इसको ट्राई जरूर किया होगा। क्या कह रहा है बेटा? इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, पहली हिंट क्या है? जीपी पॉजिटिव टर्म्स की है। इफ एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। अगर मुझे ऐसी जीपी क्रिएट करनी है जिसमें हर टर्म अगले 2 टर्म्स के सम के बराबर हो, तो मुझे ऐसी जीपी का कॉमन रेशियो कितना होगा ये बताना है। चलिए तो मान लेते हैं वो टर्म ए एन है, और हमने क्या बोला कि ये कोई भी टर्म जो होगा वो नेक्स्ट 2 टर्म्स के सम के बराबर है। तो ए एन का अगला टर्म क्या होगा? ए एन प्लस 1, और उसका अगला टर्म क्या होगा? ए एन प्लस 2, यानी कि ए एन उसके नेक्स्ट 2 टर्म्स के सम के बराबर है। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन को हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर, जो यहाँ पे टर्म हमें जो टर्म निकालना है आर की पावर में उससे एक कम होगा।
आर की पावर n माइनस वन, ये हो जाएगा a आर की पावर n और ये हो जाएगा a आर की पावर n प्लस वन। अब बच्चों हमारा उद्देश्य क्या है, क्या कैलकुलेट करना है, हमें r कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें a को गायब करना होगा। तो हमने क्या करा, a आर टू द पावर n माइनस वन लिखा, या तो आप चाहो तो a आर टू द पावर n माइनस वन से थ्रू आउट डिवाइड लगा दो, या फिर यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमने a आर टू द पावर n माइनस वन को ही क्या निकाल लिया, कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, r, यहाँ पे बचेगा r का स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी 1 इक्वल टू r प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बेटा r में। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसके वैल्यू बताइए r की। तो r को हम क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो बेटा यहाँ से r की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है माइनस वन प्लस रूट 5 अपॉन 2, एक आ रही है माइनस वन माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब आप बताइए क्या दोनों वैल्यू सही है या हमें इसमें कुछ और कंसिडर करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए क्वेश्चन ने क्या बोला, जीपी है पॉजिटिव टर्म्स का, यानी कि r का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो जीपी पॉजिटिव टर्म्स का आ पाएगा। तो आप बताओ इन दोनों वैल्यूज में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव है, तो यही सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई है क्या, क्लियर है यहां तक की कहानी। चलिए तो अभी हमने जो जनरल टर्म का फॉर्मूला सीखा है जीपी में, उस जनरल टर्म के फॉर्मूला में हमने बेसिक टर्म निकालना सीखा है, इसके हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक मेंस लेवल का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो ये मेंस में पूछा गया एक रिसेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन करके हमको ये समझ में आता है बेटा कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हर सवाल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हमारा बेस स्ट्रांग है तो हम ऐसे क्वेश्चंस को जो इजीली डुएबल है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए वीडियो पॉज करके। आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में, एक बार रीड करो क्वेश्चन को अच्छे से, कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन एक जीपी है जो कि पॉजिटिव टर्म्स की जीपी है। क्या ध्यान देना है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स का ये जीपी है, यानी कि जीपी बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब नया टर्म जो आ रहा है वो पिछले वाले टर्म से ज्यादा है। सच दैट A2 इंटू A3 इंटू A4 64 है, और A1 प्लस A3 प्लस A5 813/7 है। तो आपको A3 प्लस A5 प्लस A7 का वैल्यू बताना है। चलिए अब जो जो इन्फॉर्मेशन हमको अवेलेबल है हम उसी को लिख के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है बेटा A2, A3, A4, इनका प्रोडक्ट 64 है। A2 है सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा बेटा मेरे को, A1, यहाँ पे A1 क्या है, फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म होता है A फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर 1, थर्ड टर्म होगा A1 आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म होगा A1 आर क्यूब। A1 कितने हैं बेटा, 3, आर की पावर 6, 64, A1 आर स्क्वायर का होल क्यूब बराबर 64। इस चीज का क्यूब 64 है, 64 किसका क्यूब होता है बेटा, 4 का। तो यहां से A1 आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। यहां तक कहानी समझ में आ गई सभी को। चलिए आगे बढ़े। तो पहली इंफॉर्मेशन से हमने सिंप्लीफाई करके एक रिजल्ट बना लिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या बेटा, कि A1 प्लस A3 प्लस A5 ये 813/7 है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, A1 को अपन 4/r² बोल सकते हैं। यहां से A1 की वैल्यू 4/r² हो जाएगा, तो 4/r² प्लस A3 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, A3 जो है वो है फर्स्ट टर्म इंटू आर का स्क्वायर। तो आप चाहो तो इसको एक बार और सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख दें, A1 इसको लिख दें A1 r², इसको लिख दें A1 r की पावर 4 बराबर 813/7। ठीक है यहां तक। अब A1 कॉमन निकाल के 1 प्लस r² प्लस r की पावर 4 बराबर 813/7। बेटा A1 की वैल्यू कितनी है, 4/r²। यहां तक कहानी समझ में आ गई कि बेटा। अब देखो ये एक इक्वेशन बनी है r में, इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकलेगी, r की वैल्यू। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको अपन। देखो r² से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 4 28 प्लस 28r² प्लस 28r की पावर 4 बराबर 813r²। तो 28r पावर 4 माइनस के, देखो 28r² में 813r² जब माइनस होगा तो कितना आएगा बेटा, 785
आर स्क्वायर प्लस का 28 बराबर 0। अब देखने में ये क्वेश्चन बड़ी आपको भयानक सी लग रही होगी, पर मेंस में जब वो क्वेश्चन देते हैं तो ज़्यादातर कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है अगर हम थोड़ा ध्यान दें। तो 28 इंटू 28 कितना होता है बेटा 784। तो 784 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके 785 लाना है, तो उसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। तो ये तो इजीली फैक्टराइज हो गया। 28 आर पावर 4 माइनस 784 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 28 इक्वल 0। अब आप ध्यान से देखो तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 28 आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस 28। चेक कर लो, यहाँ तक बात समझ में आ गई सब लोगों को? ये फैक्टर बनाना सबको क्लियर है कि हमने यहाँ तक फैक्टर बना लिए। अब बेटा यहाँ से आर स्क्वायर की एक वैल्यू मुझे 1/28 दिख रही है और एक वैल्यू बेटा आर स्क्वायर की 28 आ रही है। अब आप बताइए आर स्क्वायर की कौन सी वैल्यू ली जाएगी? पहली लाइन पढ़ो क्वेश्चन की ध्यान से। पहली लाइन में क्वेश्चन ने क्या बोला कि इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स का जीपी है, यानी कि जीपी में टर्म्स को इंक्रीज होना है कंटिन्यूअसली थ्रू आउट। तो बेटा जीपी में टर्म्स इंक्रीज कब होंगे? जीपी में टर्म्स इंक्रीज कब हो पाएंगे बेटा? जब आर का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। तो आर स्क्वायर अगर 1/128 है, 1/28 है, तो यहां से तो टर्म्स छोटे होते जाएंगे। तो इंक्रीजिंग जीपी के लिए मुझे आर स्क्वायर का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 28 लेना पड़ेगा। तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। समझ गया क्या यहां तक? अब फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल दें। फर्स्ट इक्वेशन देखो तो a1 का वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट a1 इंटू आर स्क्वायर बराबर 4। तो बेटा a1 का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/7। तो फर्स्ट टर्म बेटा 1/7 आ गया। फर्स्ट टर्म आ चुका है, आर स्क्वायर आ चुका है। इस चीज का वैल्यू पूछ रहा है वो a3 प्लस a5 प्लस a7 का। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा बेटा? a3 प्लस a5 प्लस a7। बेटा a3 थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को लिखेंगे a1 आर स्क्वायर, फिफ्थ टर्म को लिखेंगे a1 आर पावर 4, सेवंथ को लिखेंगे a1 आर पावर 6। a1 आर स्क्वायर निकाल लिया कॉमन, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 28 और ये कितना हो गया बेटा 784। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 813 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 3252। बात समझ में आ गई क्या? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी 3252। चलिए बच्चों, अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। बेटा जनरल टर्म का यूज करके क्वेश्चन करना तो हमने सीख लिया। अब याद करो, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एन टर्म्स अगर आपके सामने हो, उनका सम करने का आपने एक फॉर्मूला सीखा था। तो क्या वैसा ही कोई सिमिलर फॉर्मूला हमारे पास जीपी में अवेलेबल है? तो हाँ अवेलेबल है। वो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। क्या है वो फॉर्मूला? सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। बेटा ये फॉर्मूला आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, उसमें r पावर n को पहले लिख देते हैं अपॉन में r माइनस 1। तो बेटा ये दोनों फॉर्मूले वन एंड द सेम है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप कोई भी यूज कर सकते हो। हमें इसको ऐसे सेपरेटली याद करने की जरूरत नहीं है कि ये अलग अलग चीजें हैं। आप ध्यान से देखो तो ऊपर अगर माइनस को कॉमन निकालोगे तो यही तो बन जाएगा, ठीक है ना? अब जाहिर सी बात है बेटा 1 माइनस आर डिवाइड में है तो आर की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 1 नहीं हो सकती। लेकिन अब किसी के मन में अगर ये सवाल आए कि सर अगर आर का वैल्यू 1 हो गया तब क्या होगा? तो बेटा बहुत आसान सी चीज है, उसको तो आप ऐसे ही कॉमन सेंस से बता सकते हो। आर 1 होने का मतलब क्या बेटा? कि कॉमन रेशियो 1 हो गया, यानी कि मैं 1 से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं, तो जो सीक्वेंस बनेगा वो तो कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा ना, ऐसा दिखने वाला। अब इसका सम निकालना कितना आसान है। अगर मैं आपको बोलूं इसके 10 टर्म्स का सम बताइए तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 टर्म्स का सम 5 इंटू 10, यानी कि आर की वैल्यू 1 हो जाए तो हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसका आंसर बता सकते हैं। तो ये है सम का फॉर्मूला, जिसमें a है फर्स्ट टर्म, r है कॉमन रेशियो, n है कितने टर्म्स को हमने ऐड किया। अब बेटा मन में सवाल ये आता है कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया? तो इसलिए हमको क्या समझना जरूरी है बेटा? इस फॉर्मूले का प्रूफ मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि पहले तो आपको ये समझ में आए कि ये कहीं आसमान से प्रकट नहीं हो गया है, इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है। और वो एक्सप्लेनेशन हमें सीक्वेंस में आगे जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसमें भी काम आता है। तो इसके प्रूफ को एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बेटा, मुझे क्या प्रूफ करना था मैं उसको लिख लेता हूं। पहले मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं कि n टर्म्स का सम मतलब फर्स्ट टर्म है a, फिर a इंटू आर, फिर a इंटू आर स्क्वायर, फिर a इंटू आर क्यूब, ऐसे चलते जाएं a इंटू आर पावर n माइनस 2, फिर a इंटू आर पावर n माइनस 1। ये मैं कहां तक आ गया हूं? nth टर्म तक आ गया हूं, an तक। इस सीरीज का सम निकालना है। तो बेटा जीपी में सम को
कैलकुलेट करने की जो टेक्निक है वो समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम क्या टेक्निक यूज करने वाले हैं, हम ये टेक्निक यूज करने वाले हैं कि आपको करना क्या है, आपको इस सीरीज में फिर से कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में कॉमन रेशियो से कर देंगे मल्टीप्लाई। और जब हम उस नए सीरीज को लिखेंगे जिसमें हमने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया है, हमें बस उसे एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है। क्या बोला मैंने, हमें इस सीरीज में r से मल्टीप्लाई करना है और उसे एक टर्म शिफ्ट करके लिख देना है। तो चलिए Sn में अगर r से मल्टीप्लाई करा, और r से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है, कॉमन रेशियो है r इसलिए, तो r इंटू Sn बराबर बेटा a में अगर r का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बेटा a इंटू r, लेकिन उसे मेरे को थोड़ा शिफ्ट करके लिखना है, एक टर्म शिफ्ट करके, तो a इंटू r इधर लिखूंगा, a r में r का मल्टीप्लाई होगा तो a r का स्क्वायर बनेगा, इसमें r का मल्टीप्लाई होगा तो a r का क्यूब बनेगा, एंड सो ऑन। जब इसमें r का मल्टीप्लाई होगा तो r की पावर में n-1 आएगा। और फाइनली आप समझ रहे हो कैसे, क्योंकि जैसे ही अपन r का पावर मल्टीप्लाई करेंगे r की पावर 1, तो बेस समान है, पावर ऐड हो जाएंगी, इस कारण से a r टी पावर n-1 आएगा। वैसे ही जो लास्ट टर्म आएगा इसमें मल्टीप्लाई होने से क्या बन जाएगा, ये a r टू द पावर n। यहां तक बात समझ में आ गई क्या बेटा। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, हम कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पे Sn कॉमन आएगा, क्या बनेगा बेटा 1 माइनस r, a को हम एज इट इज लिख लेंगे। और आप देख पाओगे बेटा ये जो हमने शिफ्ट करके लिखा, इससे क्या फायदा हुआ, ये बाकी के सारे टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ये बाकी के सारे टर्म्स हो गए कैंसिल आउट। तो क्या रह गया यहाँ पे, केवल माइनस का a r टू द पावर n, a कॉमन निकालेंगे, Sn बराबर a कॉमन 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये कौन सा फॉर्मूला प्रूफ हो गया बेटा, आपके सम का फॉर्मूला प्रूफ हो गया है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। और इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, अगर हम ऊपर नीचे माइनस को निकाल के कॉमन कैंसिल कर दें। यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ गया सब कुछ, कुछ रटने का नहीं है इसमें। और इसमें r को क्या नहीं रखना है बेटा, 1 नहीं होने देना है, ठीक है। चलिए बेटा इस फॉर्मूले के क्वेश्चन करने से पहले इस फॉर्मूले का एक स्पेशल केस आता है, वो उस केस क्या है हमें उसको समझना जरूरी है। एक सिंपल क्वेश्चन का जवाब दो। मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इस सीरीज के सम की वैल्यू बतानी है, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो क्या आप इसका कोई फाइनाइट आंसर बता सकते हो, इतना आएगा इसका आंसर? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है बच्चे कि 1 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, ये एक इंक्रीजिंग जीपी है, ये एक इंक्रीजिंग जीपी है, यानी कि जैसे मैं इन्फिनिटी की ओर जाऊंगा मेरे टर्म्स इंक्रीज ही होते जाएंगे। ऐसे सारे बड़े बड़े पॉजिटिव टर्म्स को जो कि इन्फिनिटी तक टेंड हो रहे हैं, इन सभी को जोड़ूंगा तो इन्फिनाइट आएगा, यानी कि कोई फाइनाइट नंबर, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कोई रियल नंबर तो होते नहीं है। यानी कि इस सीरीज को हम बोल सकते हैं कि ये कन्वर्ज नहीं हुआ, इसका आंसर एक फाइनाइट नंबर नहीं आ पाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, फाइनाइट नहीं हो सकता। पर क्या अगर मैं एक डिक्रीजिंग जीपी ले लूं, मतलब अगर मैं एक और सीरीज लूं जिसमें मैं 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 एंड सो ऑन करके इन्फिनिटी तक जाऊं, अब क्या होगा बेटा? देखिए अब क्या हो रहा है, 1 एक फाइनाइट नंबर है, उसके बाद जो अगला टर्म आया, क्योंकि इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है 1/2, तो हर टर्म का क्या होता जा रहा है, हाफ होता जा रहा है। तो 1/2, 1/4, फिर 1/8, 1/16, आप देख पा रहे होगे कि हर टर्म जो है पिछले टर्म से छोटा है, डिक्रीज कर रहा है। तो एक ऐसी जीपी है, ये डिक्रीजिंग इनफाइनाइट जीपी है। तो मैथमेटिकली इस जीपी का सम एक फाइनाइट क्वांटिटी आता है, तो इसका जो सम आएगा वो कैसा नंबर आएगा, कोई एक फिक्स फाइनाइट नंबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ऐसे सोचो कि अगर हम 0 के नजदीक बहुत ही छोटे छोटे नंबर जो कि 0 लगभग 0 हैं, एग्जैक्ट 0 नहीं है पर लगभग 0 है, इन बहुत सारे नंबरों को जोड़ेंगे तो थोड़ा 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 जुड़ के एक फाइनाइट नंबर नहीं बन जाएगा। जैसे बूंद बूंद से एक बाल्टी नहीं भर जाती है, वैसे ही एग्जाम्पल समझ में आ गया। वही वाली बात है कि हमें बहुत सारी क्वांटिटीज को ऐड करना है, लेकिन ये बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ दी स्मॉल क्वांटिटीज जब ऐड करेंगे तो एक फाइनाइट नंबर ये क्या करेंगे, बना देंगे। तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला कि एक इनफाइनाइट जीपी का सम फाइनाइट यानी कि एक फिक्स नंबर कब आ सकता है, जब वो डिक्रीजिंग हो। और वो डिक्रीजिंग कब होगा, जब उसका कॉमन रेशियो 1 से कम हो। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी कि अगर हम मॉड r को <1 रख देते हैं, कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में रखें,
तो होगा क्या, डिक्रीजिंग जीपी बनेगा और इनफाइनाइट टर्म्स का सम ऐड होके एक कन्वर्जेंट फाइनाइट नंबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? उसी को हमने बोला कि एक इनफाइनाइट जीपी जिसका सम कैसा आ जाए बेटा, फाइनाइट नंबर आ जाए। अब देखो इसका एक फॉर्मूला आ रखा है जो कि बहुत ही आसान है समझना। बेटा 1/2 का अगर स्क्वायर करूं तो ये 1/2 से कम हो जाएगा ना, और 1/2 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो ये और कम हो जाएगा। 1/2 का मैं पावर 9 कर दूं तो और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 की पावर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ओवरऑल क्वांटिटी घटती जाएगी। अब आप ऐसे समझो बेटा कि अगर कोई एक ऐसा नंबर है और उसकी पावर हम 1 लाख कर दें या 1 करोड़, ऐसे बहुत सारे जीरो लगा दें, तो ये तो बहुत ही छोटा नंबर होगा, लगभग जीरो की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा। तो ऐसे समझो बेटा कि 1/2 की पावर में अगर n है और मैं इस n को इन्फिनिटी को टेंड करवा दूं, यानी कि ये पावर बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, तो ये जो क्वांटिटी है ये घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी। तो ये पूरा नंबर कहां टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल नंबर क्या होगा, घट जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या बोला कि अगर मॉड r लेस देन 1 है तो r के ऊपर पावर n लगाएं, और अगर n को इन्फिनिटी की ओर टेंड कराएं, तो क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है तो जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे ये ओवरऑल क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो r की पावर n कहां टेंड करेगा बेटा, जीरो को टेंड कर जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है यहां तक की बात? तो बेटा हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब बेटा n अगर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, यानी कि एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका कॉमन रेशियो का मॉड 1 से कम है, तो ये वाली क्वांटिटी कहां टेंड कर जाएगी, जीरो पे, और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a अपॉन 1 माइनस r। तो यहां से हमने क्या सीखा कि कभी भी कोई इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाए जिसमें मॉड r लेस देन 1 हो, तो उस इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r। a का मतलब फर्स्ट टर्म और r का मतलब कॉमन रेशियो। क्लियर है यहां तक की बात? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए अब हम सम का जो हमने फॉर्मूला सीखा है इसके कुछ एप्लीकेशन सीखते हैं। ठीक है, चलिए बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला सवाल, इस जीपी के पहले 7 टर्म्स का सम बताइए। तो 7 टर्म्स का सम कैसे बताएंगे, a कितना है बेटा इसमें 3, कॉमन रेशियो कितना है 6/3 यानी कि 2, कितने टर्म्स का सम निकालना है 7। तो सम ऑफ 7 टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो बनेगा 3 इंटू 128 माइनस 1 अपॉन 1, तो हो जाएगा 3 इंटू 127 जो कि आ जाएगा 381। क्लियर है वाली बात सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक बढ़ सकते हैं आगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन से हमें यह सीखना है कि कभी कभार हमें डायरेक्टली विजिबल नहीं होता कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा उसमें सिंप्लीफिकेशन करके हम पहचान सकते हैं कि कौन सी सीरीज या कौन सा प्रोग्रेशन इसमें बन रहा है। अब इस सीरीज का सम बताना है अप टू n टर्म्स। मैं क्या करने वाला हूं, इसमें से 5 को कॉमन लेते हैं, तो यहां पे 1 प्लस 11 प्लस 111 ऐसे n टर्म्स रह जाएंगे, n टर्म्स। अब अगर बेटा अपन इसमें 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 9 से क्यों, क्योंकि 9 जो है वो 10 की पावर्स के काफी नजदीक बैठता है। जैसे 9 है वो 10 माइनस 1 है, जो 99 है वो 100 माइनस 1 है, जो 999 है वो 1000 माइनस 1 है। तो एक पैटर्न है। तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से बेटा ये क्या बनेगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 999 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है बेटा? अब देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, तो लिख देते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि मुझे कुछ पैटर्न मिले। वो पैटर्न इस प्रकार है, 9 को लिखा 10 माइनस 1, इसको लिखा 10 का स्क्वायर माइनस 1, 999 को लिखा 10 का क्यूब माइनस 1 एंड सो ऑन। बेटा nth टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म है 10 का पावर 1 माइनस 1, सेकंड में 10 स्क्वायर माइनस 1, तो nth में क्या होगा 10 पावर n माइनस 1। अब आप इन 10s को अगर इकट्ठा कर लो 10 क्यूब से लेके 10 पावर n तक, तो बेटा क्या आपको एक जीपी दिख गई, बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ गई क्या? यानी कि क्वेश्चन में डायरेक्टली तो विजिबल नहीं था कौन सा फंडा लगाना है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कौन सा फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, और इन सारे वंस को अगर हम इकट्ठा कर लें माइनस कॉमन लेके, तो ये 1 प्लस 1 कितने बार लिखना है हमको, n टाइम्स लिखना है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आप बताओ, ये जीपी है,
जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है सम का फॉर्मूला? फर्स्ट टर्म r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, माइनस 1 को अगर n टाइम्स ऐड करूंगा तो n आ जाएगा बेटा। तो फाइनल आंसर कितना आपका 5/9 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n। आई होप यहां तक क्लियर होगी बात सारी आपको। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो एक और सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये इनफाइनाइट सीरीज का एक क्वेश्चन है। आप देखो बेस सेम है 6 6 6, तो हमने पढ़ा है कि बेस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ध्यान से देखो बेटा, 6 की पावर में जो सीरीज बन रही है वो कैसी सीरीज है? वो एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी, जिसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? 6 इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r। तो ये बन जाएगा 6 की पावर 1/2 अपॉन 1/2, आंसर आ जाएगा 6 की पावर 1 यानी कि 6। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? तो हमने ये 2-3 क्वेश्चन कर लिए बेसिक फॉर्मूला बेस्ड, आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब कुछ मेंस के सवाल को हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बेटा ध्यान से इस मेंस के क्वेश्चन को रीड करो। हाँ बच्चों, a1 a2 अपॉन 2 a3 अपॉन 2 स्क्वायर से लेकर a10 अपॉन 2 के पावर 9 एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 1/√2 है। ठीक है, अब अगर a1 से लेकर a10 तक इस सीरीज का सम 62 है तो आपको a1 बताना है। देखिए सबसे पहले तो बच्चों, जिस सीरीज के बारे में मुझे पूछा है a1 से लेकर a10, ये सीरीज दे रखी है 62 के बराबर है। तो पहले मुझे यही तो पता लगाना पड़ेगा कि ये सीरीज कौन से प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही है, और a1 की वैल्यू तभी मैं बता पाऊंगा। तो जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दे रखा है बेटा कि ये जो है ये सीक्वेंस जीपी है। अगर ये जीपी है तो आप बताओ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेके 10th टर्म है T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, T4 अपॉन T3 एंड सो ऑन T10 अपॉन T9। किसी भी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म के साथ जो रेशियो है वो कांस्टेंट आना चाहिए, थ्रू आउट कांस्टेंट होना चाहिए, और वो कांस्टेंट नंबर ही क्या होता है? कॉमन रेशियो। तो हम क्या बोल सकते हैं? a2/2 अपॉन a1 बराबर a3 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 4 अपॉन a2 अपॉन 2। ये किसके बराबर होगा? a10 अपॉन 2 की पावर 9 अपॉन a9 अपॉन 2 की पावर 8। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा और ये किसके बराबर होगा? 1/√2 के। तो ध्यान से देखो तो a2/2 a3/2 a1 a3/2 a2 ये सारे बराबर हैं a10 अपॉन 2 a9, ये 1/√2 के बराबर है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलेगा बेटा a2 अपॉन a1 बराबर a3 अपॉन a2 एंड सो ऑन बराबर a10 अपॉन a9 बराबर √2। 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 अपॉन √2 कितना हो जाएगा बेटा? √2 हो जाएगा। अब आप देख के बताओ, सेकंड टर्म का फर्स्ट के साथ रेशियो, थर्ड का सेकंड के साथ रेशियो, और ऐसे ही 10th का 9th के साथ रेशियो, इन 10 टर्म्स के हर टर्म का पिछले टर्म के साथ रेशियो कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो किसके बराबर आ रहा है? √2 के। तो इस इंफॉर्मेशन से हमको क्या समझ में आता है कि a1 से लेके a10 तक ये सारे नंबर कौन सी सीरीज है? ये है जीपी में। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है यहां तक की बात? यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर a1 a2 से लेकर a10 तक कौन सा सीरीज है बेटा? जीपी। उस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है बेटा? उस जीपी का फर्स्ट टर्म है a1 और उसका कॉमन रेशियो इसी कांस्टेंट के बराबर होता है यानी कि √2 है। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी। आपको क्या गिवन था? हमें गिवन था कि a1 a2 से लेके a10 तक का सम ये जो है ये 62 है। तो ये तो जीपी है, जीपी के 10 टर्म्स का सम क्या होगा? फर्स्ट टर्म इनटू r की पावर 10 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये कितना आएगा? 62। तो a1 इंटू √2 की पावर 10 कितना होगा बेटा? 32, क्योंकि √2 कितना होता है? 2 की पावर 1/2, तो 1/2 की पावर 10, 2 की पावर 5 32 बनेगा। 32 माइनस 1 बनेगा बेटा 31 डिवाइड बाय √2 माइनस 1 बराबर 62। ये 2 टाइम्स कैंसिल करेगा तो हमारे पास a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 2 इंटू √2 माइनस 1। बात समझ में आ गई क्या बेटा? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो इस मेंस के क्वेश्चन में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल करा है। बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला बेटा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की एक बार वीडियो पॉज करके कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है।
इस क्वेश्चन को देख के ऐसा बच्चा घबरा सा जाता है कि पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या करना है, जबकि बेटा यकीन मानिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है अगर आप पैटर्न ढूंढें। तो सीक्वेंस के क्वेश्चन में हमको पैटर्न ढूंढते आना चाहिए। चलिए अब अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें, आई होप आपने इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा। रीसेंट मेंस का क्वेश्चन है, तो ये 6/3 तो ठीक है, बाकी सब में मुझे कुछ ना कुछ पैटर्न दिख रहा है। वो क्या पैटर्न है बेटा कि 10 तो सब में ही आ रहा है, न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में 3 का डिवाइड हो रहा है। 3 की पावर डिनोमिनेटर में कम होती जा रही है, न्यूमरेटर में 2 की पावर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो क्यों ना हम इतने ही सीरीज को पहले सॉल्व करें जिसमें हमें कुछ पैटर्न मिल रहा है। तो इसको हम S मान लेते हैं, तो S को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो S बराबर हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, 10/3 की पावर 25 को निकाल रहा हूं कॉमन। तो इसके स्थान पे तो 1 आ जाएगा, 10 बाहर है, ऊपर रह जाएगा 2, नीचे देखो 3 की पावर 25 बाहर जा चुका है, यहाँ पे 3 की पावर 24 है, तो 3 की पावर -1 बचेगा। अरे बोलो वो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, यहां तक की बात। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यही आएगा। ऐसे ही यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर, नीचे 3 की पावर -2 एंड सो ऑन। यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 24 और नीचे 3 की पावर -24। अब बच्चों ऑब्जर्वेशन अपना शार्प रखिए, ध्यान से देखिए, ये 3 की पावर -1 ऊपर जाके 3 की पावर 1 बनेगा, तो ये 2 × 3 6 है, तो 10/3 की पावर 25 ये क्या बना बेटा 1 + 6। इसको ध्यान से देखें अगर, तो ये 2 स्क्वायर × 3 की पावर 2 है, यानी कि 2 × 3 की होल पावर 2 है, यानी कि 6 की पावर 2, यानी कि ये तो 6 का स्क्वायर बन रहा है। तो क्या आपको पैटर्न समझ में आया बेटा कि अगला टर्म क्या बनेगा 6 का स्क्वायर, अगला क्या बनेगा 6 का क्यूब, ऐसे कहां तक जाएगा, ये बन जाएगा 6 की पावर 24। तो अगेन वही हुआ, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अब आपको एकदम क्लियर कट दिख गया होगा कि ये कौन सी सीरीज बन गई बेटा, जीपी बन गई है। अब इस जीपी का सम निकालना है, तो इस जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दो बेटा। तो 10/3 की पावर 25 तो एज इट इज। इस जीपी में कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे कई बच्चे गलती कर जाते हैं, इसमें 24 नहीं 25 टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि देखो 6 की पावर 1 से लेके 6 की पावर 24 तक 24 टर्म तो यही हो गए, और एक 1 भी तो है, तो कितने टर्म्स हैं टोटल 25। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए आर क्या है इसका 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आर की पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, -1/r-1, r-1। क्लियर है बेटा ये वाली बात? तो ये बनेगा 5 2 टाइम्स इसको कैंसिल करेगा, तो मेरे पास s की वैल्यू कुल मिला के क्या आ रही है 2/3 की पावर 25, 2/3 की पावर 25 इंटू 6 की पावर 25 - 1। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करूं तो 2 × 6 की पावर 25/3 की पावर 25 - 2/3 की पावर 25। ठीक है बेटा, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 2 × 3, तो 2 × 2 × 3, तो 2 की पावर 25 × 3 की पावर 25 अपॉन में 3 की पावर 25 - 2/3 की पावर 25, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 2 की पावर 26 - 2/3 की पावर 25। ये किसका वैल्यू आया अभी, ये अभी क्वेश्चन 90% सॉल्व हो चुका है, s का वैल्यू आ गया है। लेकिन इसमें हमें और क्या ऐड करना है, अभी 6/3 की पावर 26 भी ऐड करना है। तो जो मेरा फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर 6/3 की पावर 26 प्लस ये कितना आ रहा है 2 की पावर 26 माइनस 2/3 की पावर 25। फिर से इस 6 को हम क्या लिख लेंगे 2 × 3। ठीक है, यहाँ तक की बात, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो ये 3 एक बार में इसको कैंसिल करके यहाँ पे पावर कितनी बनाएगा 25, और ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट होके क्या रह जाएगा 2 का पावर 26। यही आपका फाइनल आंसर है। बात समझ में आ गई क्या? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 2⁻26। आई होप आपको ये क्वेश्चन में मजा आया होगा, सॉल्व करके आपने देखा होगा। तो बच्चों अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे, जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, आई होप आपको सारे क्लियर हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस सेशन का। आई होप बच्चों आपको इस सेशन में मजा आया होगा, आपने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा। तो ऐसे ही हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।